Hello students, welcome to next video from plant physiology। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, कैसे मिनरल्स, फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, चार्जर प्रेशर, वॉल प्रेशर, डीपीडी, मेडिटेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट से, और कैसे एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। तो सबसे पहले कैमर ने 1949 में रिकॉग्नाइज़ किया कि दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स होती हैं जो वाटर को वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, यानी प्लांट जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। तो इसके लिए दो डिफरेंट मैकेनिज्म होती हैं, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द एक्टिवली ऑफ रूट्स। एक्टिवली की बात जैसे हम लोगों ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है। मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि भाई एनर्जी का लॉस एनर्जी यूज़ होती है, और एक्टिवली जो सेल है वो इंडोसाइटोसिस से या एक्सोसाइटोसिस से इंगल्प करती है या रिलीज करती है, यानी एक्सोसाइटोसिस करेगी या एंडोसाइटोसिस करेगी। तो जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए दो थ्योरीज हैं, एक है ऑस्मोटिक थ्योरी और दूसरी है नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। तो ऑस्मोटिक थ्योरी एटकिंस ने 1966 में दी थी और इसको सपोर्ट किया था प्रिस्टले ने 1922 में। यानी एटकिंस ने थ्योरी दी ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक थ्योरी, और प्रिस्टले ने इस 1922 में सपोर्ट किया कि भाई हाँ, इस तरीके से जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर प्लांट्स में। ठीक है, यानी वाटर जो रूट्स हैं प्लांट्स की, वाटर को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का। जो ऑस्मोटिक थ्योरी कहती है कि वाटर एब्जॉर्ब होता है ऑस्मोटिक डिफरेंस की वजह से। जो सॉइल में वाटर होता है और सेल सैप में जो ऑस्मोटिक डिफरेंस होता है, इसकी वजह से ही वाटर एब्जॉर्ब होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है सॉइल वाटर का वो 1 atm से कम होता है, और सेल सैप का जो होता है वो 2 से 8 atm में होता है। मतलब बाहर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है और अंदर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। इस तरीके से वाटर जो है सेल से सेल में मूव करता रहता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से कंसंट्रेशन जिधर वो ज़्यादा होता है उधर ही वाटर मूव करता है। फाइनली वाटर इंटर कर जाता है जाइलम एलिमेंट्स में, पहले प्रोटोजाइलम में और उसके बाद मेटाजाइलम में, और इंडोडर्मिस के थ्रू पेरिसाइकिल में पास करता है, और इसके बाद जाइलम टिश्यूज जो है वाटर को लेके चले जाते हैं, यानी मूव करने में हेल्प करने लग जाते हैं। दूसरी जो थ्योरी है नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी, इसे थिमन ने दी 1951 में, और इसे केमर ने कंफर्म किया है, एक तरीके से सपोर्ट किया 1959 में। ये थ्योरी ये बताती है इसमें वाटर जो है सेल के अंदर इंटर करेगा, भले ही जो सेल सैप है इसकी कंसंट्रेशन सॉइल में प्रेजेंट वाटर के कंसंट्रेशन से कम हो, तब भी वाटर इंटर करेगा सेल के थ्रू, यानी रूट्स में वाटर इंटर करेगा और यहाँ से फिर जाइलम में जाएगा, जो कि वाटर को कंडक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन इसके लिए मेटाबॉलिक एनर्जी ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से दो डिफरेंट थ्योरीज हैं। नेक्स्ट आता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इसमें रूट जो सरफेस है या रूट्स हैं पैसिव फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसमें वाटर जो है वो रूट्स हेयर से इंटर करता है, यहाँ एक टेंशन जो है, यानी इसे हम बोल सकते हैं नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, लीफ जाइलम में टेंशन होता है, इसी वजह से जो रैपिड ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से साई के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है, कंटिन्यू रूट जाइलम से स्टेम जाइलम तक वाटर को कंडक्ट करने का काम करता है।
जब सॉइल वाटर जो है रूट्स के लिए अवेलेबल होता है, ऐसे रूट्स जिनमें नेगेटिव वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तब सॉइल वाटर जो है वहाँ सॉइल से रूट्स हेयर्स में इंटर करने लगता है और फाइनली रूट जाइलम में इंटर करता है। ये जो मास फ्लो होता है यानी वाटर का फ्लो होता है, ये कंटिन्यूसली आप बोल सकते हैं, ये प्रीमेरली जो है फ्री स्पेस ऑफ रूट कॉर्टेक्स और इसके बाद धीरे धीरे सेल वॉल से होता हुआ और धीरे धीरे अपने कंडक्टिव टिश्यू में पहुंचता है। इसके लिए जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, टेंशन जो है क्रिएट होता है रैपिड ट्रांसपिरेशन से। अब टेंशन कैसे रैपिड ट्रांसपिरेशन से क्रिएट होगा, इसे हम ट्रांसपिरेशन पुल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, यानी वाटर जो है कैसे प्लांट्स में ऊपर मूव करता है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द रूट टू द लीव्स थ्रू स्टेम इज कॉल्ड एशिएंट ऑफ सैप। अब एशिएंट ऑफ सैप किसे बोलते हैं, एशिएंट ऑफ सैप क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। जब रूट से लीव्स तक डिजॉल्व सब्सटेंस जाते हैं, वाटर मूव करता है, इसे बोलते हैं एशिएंट ऑफ सैप। ओके, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं कि एशिएंट ऑफ सैप यानी वाटर का मूवमेंट कैसे होता है। इसके लिए कुछ थ्योरीज हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं, रूट प्रेशर थ्योरी, वाइटल थ्योरीज और फिजिकल फोर्सेस थ्योरीज। इसमें रूट प्रेशर थ्योरी कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रूट प्रेशर थ्योरी क्या है? रूट प्रेशर थ्योरी जो है इसको सबसे पहले प्रिस्टले ने 1960 में इसे डेवलप किया। रूट प्रेशर थ्योरी को डिफाइन जो किया था वो स्टॉकिंग ने 1956 में डिफाइन किया था। इसमें इन्होंने ये बताया प्रेशर डेवलपिंग इन द ट्रेकरी एलिमेंट्स, यानी जो ट्रैकिया हैं उन एलिमेंट्स में ऑफ जाइलम एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ रूट, यानी जो ट्रैकिया होते हैं उनमें जो प्रेशर डेवलप होता है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू या एक्टिविटीज़ की वजह से रूट्स में, तो रूट प्रेशर इज एक्चुअली द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट सिस्टम, यानी रूट प्रेशर जो होता है एक्चुअली वो हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो कि रूट सिस्टम में डेवलप होता है। इस थ्योरी के कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्शन है वो लो मैग्नीट्यूड है। बहुत सारे प्लांट्स में जो रूट प्रेशर थ्योरी है, यानी रूट जो है इनमें प्रेशर डेवलप होता है जिस वजह से वाटर ऊपर मूव करता है, लेकिन ये जो थ्योरी है केवल छोटे छोटे प्लांट्स की बात करते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनकी हाइट बहुत कम होती है, यानी छोटे छोटे ग्रासेस, यानी उनमें ये जो वाटर है उसके कंडक्शन को एक्सप्लेन कर पाई है। यानी बेस्ट रूट प्रेशर जो है वो स्मॉल हाइट तक ही वाटर को पुश कर सकता है, ज़्यादा हाइट तक वाटर को पुश नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज वाइटल थ्योरीज। वाइटल थ्योरीज क्या करती हैं? इसमें बताया गया है कि लिविंग सेल्स जो हैं उनको वाटर की ज़रूरत होती है। ये जो थ्योरी है वो गोल्डेस्की ने सबसे पहले 1884 में दी। इसमें इस थ्योरी को जो है वो रिले पंप थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये बताया गया है कि लिविंग टिश्यूज़ में जाइलम जो है पंपिंग एक्शन का काम करता है, ये वाटर को पंप करता है अपवर्ड। सर जेसी बोस ने, या बोस ने हम बोल सकते हैं, 1923 में पल्सेशन थ्योरी दी थी। इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि सेल्स की इनर लेयर जो है कॉर्टेक्स, यानी आउटसाइड ऑफ इंडोडर्मिस की जो है आउटसाइड होती है, इसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसमें पल्सेसरी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है सिमल्टेनियसली। इसकी वजह से वाटर जो है वो जाइलम में पंप हो जाता है और एक सेल से दूसरी सेल में, यानी सेल्स पास करती हैं से एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में। तो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, लेकिन
उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। पल्सेस थ्योरी हालांकि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है फिजिकल फोर्स थ्योरीज। इसमें कौन कौन से फोर्स हैं, अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। पहले कैपिलरीज थ्योरी, कैपिलरीज में ये बोहेम ने दी थी 1809 में। उन्होंने ये बताया कि जो कैपिलरी फोर्स होता है ये वाटर को कंडक्ट करने का काम करता है। लेकिन ये जो थ्योरी इसलिए सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि जो कैपिलरी फोर्स होता है इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता जो कि वाटर को इतनी दूर तक प्लांट्स में या ट्रीज़ में लेके चला जाए, यानी सर्टेन हाइट तक। नेक्स्ट है इम्बिबेशन थ्योरी। इम्बिबेशन थ्योरी जो है ये एंगर ने और सेल्स ने 1878 में प्रपोज की थी। ये थ्योरी जो बताती है कि जो वाटर है ऊपर चढ़ता है इम्बिबेशन के थ्रू, यानी इम्बिबेशनल फोर्स होता है उसके थ्रू वाटर जो होता है वो जाइलम सेल्स में ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद ये थ्योरी जो है रिजेक्ट कर दी गई ये रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के बेस्ड पर। ये इंडिकेट करता है कि वाटर जो है जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है उसके अकॉर्डिंग वाटर ऊपर मूव नहीं करता है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी जो है ये बताती है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर अ वैक्यूम इज क्रिएटेड इन जाइलम डक्ट हैविंग अ लो प्रेशर इट कॉजेज द वाटर टू राइज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो थ्योरी है वो डिस्करेक्ट कर दी गई है क्योंकि फ्री ओपन सरफेस जो है प्लांट्स में अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। हालांकि ये थ्योरी जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसे कोहेसिव टेंशन थ्योरी कहते हैं या कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर कहते हैं। इस थ्योरी को डिक्सन और जॉली ने 1894 में प्रपोज किया था और बहुत सारे साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया। ये थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड होती है जैसा कि मैंने बताया आपको, ठीक है। इसे कोहेसन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल भी कहते हैं। इसमें बताया गया वाटर हैज़ वेरी हाई कोहेसिव फोर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, इनके बीच एक फोर्स होता है, इसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड है, इस फोर्स का जो रेंज होती है वो 25 से 300 एटमॉस्फेरिक इन प्लांट्स में होती है। हालांकि इस थ्योरी को हम ऐसे देख सकते हैं जो ये कोहेसिव या ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है। इसमें कैसे वाटर अपवर्ड मूव होता है, अगर इसको हम थोड़ा इस तरीके से हम देख सकते हैं। वाटर जो होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स एडिशन फोर्स से भी बंधे रहते हैं, यानी एडिशन फोर्स जो होता है जाइलम वॉल्स या वेसल्स, जाइलम जो होता है इसकी सेल्स की वेसल्स हैं या जाइलम की जो जितनी भी सेल्स हैं उनकी सेल्स की वॉल के साथ जो फोर्स लगता है उसे एडिशन फोर्स बोलते हैं। ड्यू टू एडिशन कोहेसन फोर्स कंटिन्यूस वाटर जो है कॉलम में मेंटेन रहता है और वाटर ऊपर मूव करता रहता है। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड ट्रांसपिरेशन मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, यानी वाटर टेंशन जो होता है डेवलप होता है लीफ में, इसकी वजह से इसे टेंशन ही कहते हैं। तो टेंशन ट्रांसमिट होता है पेरीफेरी ऑफ रूट की पेरीफेरी में, और सेल्स जो होती हैं कॉजिंग मास इन फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द वाटर, यानी जैसे टेंशन यहाँ एक्सर्ट होता है वैसे वहाँ से वाटर जो है वो इनसाइड फ्लो होने लगता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे होते हैं और धीरे धीरे कॉलम्स में फुल होकर वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। ये टेंशन डेवलप होता है, इसे ट्रांसपिरेशन पुल टेंशन भी कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन होता क्या है, किसे हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे? तो द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन इन फॉर्म ऑफ वेपर। नेक्स्ट और आता है काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन मेनली जो है वो 3 टाइप्स का होता है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। मोस्टली जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन 80 to 90% होता है ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल, 3 to 10% होता है क्यूटिकुलर, ठीक है। इसके बाद लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन 0.1 या 0.5% होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जो कि लेंटिकल से ही होता है। हर्बिसियस मिसोफाइट्स हैं, इनमें लगभग 50% क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। नेक्स्ट इज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो हम स्टोमेटा को क्लासीफाई कर लेते हैं। स्टोमेटा को क्लासीफाई किया गया उनके बेसिस पर, कहाँ पर वो पोजीशन यानी कहाँ पर लोकेशन उनकी होती है। ये 5 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। फर्स्ट है एप्पल एंड मलबरी टाइप्स। एप्पल और मलबरी टाइप्स क्या होते हैं? लोअर सरफेस प्रेजेंट होते हैं लीफ की। ऐसे स्टोमेटा को हाइपो स्टोमेटिक कहते हैं, या ऐसी लीव्स को हाइपोस्टोमेटिक लीव्स कहते हैं, इन्हें हाइपोस्टोमेटा कहते हैं। दूसरा है पोटैटो टाइप। ऐसे स्टोमेटा होते हैं
लोअर एपिडर्मिस पर मोस्टली होते हैं, लेकिन कुछ अपर एपिडर्मिस पर भी होते हैं। इन्हें एम्फीस्टोमेटिक लीव्स कहते हैं। थर्ड है ओट टाइप, जई जिसे बोलते हैं। ऐसे स्टोमेटा जो होते हैं वो दोनों सरफेसेस पर इक्वली पाए जाते हैं। इन्हें एम्फीस्टोमेटिक और आइसोस्टोमेटिक कहते हैं। और जो पोटैटो टाइप थी उसमें एम्फीस्टोमेटिक एंड आइसोस्टोमेटिक कहते हैं। वाटर लिली टाइप स्टोमेटा होते हैं। वाटर लिली टाइप स्टोमेटा में केवल ऊपरी सरफेस पर ही, यानी एपिडर्मिस जो लीफ है उसकी डॉर्सल सरफेस पर ही कि एपिडर्मिस पर स्टोमेटा होते हैं। इन्हें एपिस्टोमेटिक कहते हैं लीव्स को। नेक्स्ट है पोटैमोजेटन टाइप। अब पोटैमोजेटन टाइप क्या है? ऐसे स्टोमेटा टोटली जो होते हैं एब्सेंट होते हैं या फिर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये फंक्शनलेस होते हैं और सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट में दिखाई पड़ते हैं। इन्हें एस्टोमेटिक लीव्स कहते हैं। डेली पीरियोडिटी के बेस्ड पर जो स्टोमेटा होते हैं वार्ली टाइप या सीरियल टाइप होते हैं, अल्फा टाइप होते हैं, पोटैटो टाइप होते हैं। और सब्सिडरी सेल्स के बेसिस पर एनोमोसिटिक होते हैं, एंसियोसिटिक होते हैं और डाइसिटिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के स्टोमेटास हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करें कैसे स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज और ओपन होते हैं, कि मैकेनिज्म को कौन कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी मैकेनिज्म है, हालांकि इंपॉर्टेंट है, यानी थ्योरीज ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, कैसे ओपन और क्लोज होते हैं। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दे रखी हैं। सबसे पहले स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है। ये जो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है वो सायरेज ने 1923 में दी और स्क्रैथ ने 1932 में इसे डिटेल में बताया। इसके बाद जो दूसरी थ्योरी है वो मैलेट हाइपोथेसिस है। मैलेट हाइपोथेसिस जो है लेविट ने 1974 में प्रपोज किया। इसके बाद में इसका दूसरा नाम पड़ा पोटेशियम पंप एंड प्रोटॉन सेक्रेशन थ्योरी या पोटेशियम पंप थ्योरी। इसे एमेरुआ और फुजिनो ने 1959 में इसे एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी का नाम दिया। इसमें ये बताया कि लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयंस जो होते हैं मूव करते हैं गार्ड सेल्स में, जो कि स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। ये जो मैलिक जो सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है मैलेट थ्योरी का, तो मैलेट थ्योरी में देखेंगे मैलिक एसिड जो होता है गार्ड सेल्स में होता है, वो लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता है जो कि गार्ड सेल में, और मैलिक आयंस में गार्ड सेल में कन्वर्ट होता है। मैलेट आयंस जो होते हैं वो पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन करते हैं गार्ड में सेल्स में, और पोटेशियम आयंस के साथ मिलकर पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से जो है टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है गार्ड सेल्स में और स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज गटेशन। गटेशन किसे बोलते हैं? गटेशन टर्म का यूज सबसे पहले बर्गस्टिन ने सबसे पहले 1887 में गटेशन टर्म का यूज़ किया था। गटेशन किसे कहेंगे? जब लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम एपिक्स ऑफ द लीव्स इज नोन एज गटेशन, यानी जब ड्रॉप्स के फॉर्म में वाटर जो है लीव्स के जो एरियल पार्ट से या बोल सकते हैं लीव्स के एपिक्स से लॉस होता है, इसे गटेशन बोलते हैं। या कहीं पर इंजरी होती है प्लांट्स की, वहाँ से वाटर जो होता है ड्रॉप्स के